हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम की जो हमारी हिंदी है और सेमेस्टर 3-4 के लिए जो हमारी हिंदी है, हिंदी गद्य उद्भव और विकास। ये हमारा जीई सब्जेक्ट है, यानी कि जेनरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट है। और इसमें मैं आपको हिंदी जो का है वो समझाने वाला हूँ, ठीक है। हिंदी का की जो यूनिट हमारी सेकंड है, इसमें हमारी सेकंड यूनिट का जो चैप्टर सेकंड है, नमक का दरोगा, जो कि प्रेमचंद के द्वारा लिखा हुआ है, कहानी है ये प्रेमचंद के द्वारा लिखी हुई नमक का दरोगा। इसको हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन है जो हमारे आते हैं इस चैप्टर में से। आपको कहानी भी समझनी है, कहानी के जो तत्व हैं वो भी समझना है, और कहानी का जो उद्देश्य होता है, जो उसकी संवेदना होती है, वो भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, सबसे पहले आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। एकलव्य स्नातक 1 के नाम से हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। इसमें आपको ये जो वीडियो आप देख रहे हो इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, यानी कि पीडीएफ नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाएंगे। मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, एकलव्य स्टडी पॉइंट, ये मेरा यूजर नेम है। आप इस नाम से मुझे इंस्टाग्राम पे सर्च कर सकते हो। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हो, तो आप मुझे यहाँ पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। मैं टाइम निकाल के आपको यहाँ पे रिप्लाई करने का पूरा प्रयास करूंगा। देखिए, सेकंड यूनिट की मैं बात कर रहा हूँ। सेकंड यूनिट जो है हमारी कहानी के ऊपर है, ठीक है। कहानी इसमें हमारी दो हैं। एक कहानी है नमक का दरोगा, जो कि प्रेमचंद के द्वारा रचित है, लिखी गई है। और दूसरी कहानी हमारी है, वो है मलबे का मालिक, जिसको लिखने वाले हैं मोहन राकेश। तो आज की इस वीडियो में हम क्या देखेंगे? हम प्रेमचंद की जो कहानी है नमक का दरोगा, इसे देखेंगे। इसमें हम कहानी को भी समझेंगे, कहानी का जो प्रतिपाद्य है उसको भी समझेंगे। कहानी के अंदर जो तत्व आते हैं, कि यानी कहानी के तत्व वाला जो क्वेश्चन पूछा जाता है, वो भी हम समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, जो क्वेश्चन आता है ना पेपर में, वो कैसे आता है मैं आपको ये समझा देता हूँ। देखिए, क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि आपको क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाएगा कि जैसे जो नमक का दरोगा कहानी है, आप उसके तत्व के आधार पे उसकी समीक्षा कीजिए। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हर कहानी के कुछ महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। मेनली हर कहानी के मतलब कहा जाता है कि कहानी के 6 तत्व होते हैं। वो 6 तत्व कौन से होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले होता है आपका कथानक, यानी कि विषय वस्तु। देखिए, किसी भी कहानी का कोई ना कोई कंटेंट होता है, विषय वस्तु होती है, ठीक है। जैसे कि नमक का दरोगा जो आपकी कहानी है, इसकी भी विषय वस्तु है। इसकी क्या विषय वस्तु है? इसकी विषय वस्तु ये है कि अंग्रेजों के समय में जब देश हमारा गुलाम था, उस समय में क्या हुआ था, अंग्रेजों ने नमक पर कर लगा दिया था, टैक्स लगा दिया था। तो ऐसे में क्या होता था, नमक की एक तरह से काला बाजारी होने लगी थी, लोग इससे बहुत ज्यादा पैसा कमाने लगे थे। तो यही इसकी विषय वस्तु है, और इसी के इर्द गिर्द हमारी जो ये कहानी है, स्टोरी है, वो घूमती है, ठीक है। इसके बाद हमारा सेकंड है चरित्र। कहानी, देखिए कोई भी कहानी आप पढ़ोगे ना, उसमें आपको कुछ ना कुछ चरित्र मिलेंगे, यानी उसके अंदर जो कैरेक्टर होते हैं। इस कहानी के अंदर मेनली 3 कैरेक्टर है। एक तो वंशीधर हो जाता है, जो कि नमक का दरोगा जिसको कहा गया है, जो दरोगा की नौकरी करता है, ईमानदार है। दूसरा, इसमें वंशीधर के पिता के बारे में आपको मिलेगा। फिर तीसरा पंडित जी है, पंडित जी जो कि बहुत अमीर जमींदार हैं, ठीक है, जो पैसे को ही सब कुछ समझते हैं, उनके बारे में। तो ये 3 कैरेक्टर इस कहानी में मेन है। हर कहानी में कैरेक्टर कुछ ना कुछ होते हैं। इसके बाद क्या होता है हमारा, ठीक है, इसके बाद हमारी कहानी में भाषा शैली होती है। हर कहानी की अपनी एक भाषा शैली होती है, लिखने का तरीका होता है, ठीक है। आगे मैं इन पॉइंट को भी एक्सप्लेन करूंगा, आप यहाँ पे पहले समझ लो। फिर संवाद होते हैं। संवाद का मतलब होता है डायलॉग। देखिए, हर कहानी में, हर नाटक में, हर उपन्यास में कुछ ना कुछ डायलॉग होते हैं। डायलॉग जो होते हैं वो कहानी को सजीव कर देते हैं। डायलॉग जितने स्पष्ट होंगे, जितने छोटे होंगे, उतने ही कहानी को ये क्या करते हैं, इंटरेस्टिंग बना देते हैं। फिर होता है अगला पॉइंट, दृष्टिकोण या वातावरण। देखिए, कोई भी कहानी जो होती है वो किसी ना किसी दृष्टिकोण को लेकर, किसी ना किसी वातावरण को लेकर बनाई जाती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। लास्ट पॉइंट देखिए, वो होता है हमारा उद्देश्य। हर कहानी को कोई ना कोई उद्देश्य होता है। जो कहानी को लिखने वाला व्यक्ति होता है, वो अपने पाठक तक एक उद्देश्य निर्धारित होता है उसका पहले से, उस उद्देश्य को वो कहानी के जरिए पाठक तक पहुंचाना चाहता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम इन पॉइंट को थोड़ा सा और समझते हैं, क्योंकि जब तक आप ये पॉइंट नहीं समझोगे ना, आप किसी भी कहानी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं कर पाओगे पेपर में अच्छे तरीके से। क्योंकि किसी भी कहानी की समीक्षा आपसे पूछी जाए, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं, ये याद रखने हैं। इसके अकॉर्डिंग ही अपने आप आपको अपने आंसर को लिखना है, ठीक है, अपने आंसर को प्रेजेंट करना है अपने एग्जाम में जाके। तो बात करते हैं सबसे पहले कथानक। कथानक यानी कि विषय वस्तु। मैंने आपको स्टार्टिंग में क्लियर कर दिया था कि हर कहानी की एक वर्णित घटना, यानी कि उसकी एक विषय वस्तु होती है, उसका एक कंटेंट होता है। और सेकंड नंबर पे पात्र आते हैं, यानी कि उसमें कई सारे कैरेक्टर होते हैं। हो सकता है किसी कहानी में 2 हो,
किसी में 4 हो, किसी में उससे भी ज्यादा कैरेक्टर हो सकते हैं। तो हर कहानी के मेन जो किरदार होते हैं, कैरेक्टर होते हैं, वो इसके चरित्र होते हैं। संवाद, संवाद मैंने आपको बताया संवाद होने चाहिए छोटे, क्योंकि संवाद डायलॉग जो होते हैं जितने छोटे होंगे उतने ही आसानी से वो पाठक को, जो कहानी को पढ़ने वाला है, वो समझ पाएंगे। और संवाद स्पष्ट होने चाहिए, सरल होने चाहिए। सरल का कहने का मतलब है साधारण भाषा में होने चाहिए, और संवाद प्रभावशाली होने चाहिए। अगर संवाद प्रभावशाली नहीं होंगे तो आप ये समझ लीजिए कि कहानी का जो उद्देश्य है वो नहीं हो पाएगा, जनता तक नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है। फिर होती है कहानी की भाषा शैली। कहानी की भाषा शैली है वो बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। ठीक है। भाषा हमेशा सरल होनी चाहिए, प्रभावशाली होनी चाहिए। भाषा में क्या होना चाहिए, जो तत्सम तद्भव शब्द होते हैं, या जो देशज शब्द होते हैं, जो लोकल लैंग्वेज के शब्द होते हैं, वो यूज होने चाहिए। ठीक है। मुहावरों का प्रयोग होना चाहिए। साधारण सी भाषा जितनी आप इस्तेमाल करोगे उतनी ही कहानी जो होती है वो क्या होती है, इंटरेस्टिंग हो जाती है पाठक के लिए। फिर बात करते हैं वातावरण की। देखिए वातावरण को क्या है इसे समझिए। हर कहानी किसी न किसी काल से, किसी न किसी समय से रिलेटेड होती है। जैसे मैं बात करूं नमक के दरोगा कहानी की, तो नमक का दरोगा जो कहानी है ये अंग्रेजों के समय, यानी कि जब भारत गुलाम था, उपनिवेश के समय की कहानी है। ठीक है। और इस समय क्या था, भारत गुलाम था। उस समय अंग्रेजों ने नमक पे टैक्स लगा दिया था, जो कि सही चीज नहीं थी, गलत थी। और ऐसे में नमक की कालाबाजारी होने लगी थी। लोग नमक को गैर कानूनी ढंग से भी बेचा करते थे और खूब पैसा कमाते थे। तो ये उस काल की बात है। तो वातावरण में किस समय की बात है, ठीक है, उस समय में क्या समाज के रीति रिवाज थे, समाज में कैसा खान पान था, कैसा रहन सहन था, क्या प्रथाएं चल रही थी, ये हमको वातावरण में देख लिखना होता है। इसके बाद होता है कहानी का उद्देश्य। देखिए जब भी कोई व्यक्ति, जैसे प्रेमचंद हो गए या कोई अन्य लेखक, कोई भी लेखक किसी भी कहानी को यदि लिखता है तो उस कहानी का एक उद्देश्य लेकर वो चलता है। हर कहानी का एक उद्देश्य होता है। किसी कहानी का उद्देश्य जनता का मनोरंजन करना हो सकता है। ठीक है। तो हो सकता है किसी का कोई कहानी जो है उसका भाव छुपाओ, उस भाव को जनता तक पहुंचाना है। हर कहानी एक संदेश देती है। ठीक है। किसी भी कहानी से हमें एक संदेश मिलता है। इस नमक के दरोगा कहानी से भी आपको एक संदेश मिलेगा। मैं आपको जब नमक का दरोगा कहानी सुनाऊंगा, इसमें दिखाऊंगा स्क्रीन पे ले जाके, तब आपको पता लगेगा कि इस कहानी से हमें क्या संदेश मिलता है। तो संदेश संक्षिप्त होना चाहिए। ठीक है। कहानी जनता का मनोरंजन भी करे, उसकी जो मूल संवेदना है वो जनता तक पहुंचे, और उसका जो उद्देश्य लेकर जो लेखक चला है पाठक तक वो उद्देश्य पहुंच जाना चाहिए। तो ये महत्वपूर्ण होता है। ठीक है। अब हम बात करेंगे कहानी की। मैं आपको स्क्रीन पे ले चलता हूं और कहानी दिखाता हूं। कहानी को आपको ध्यान से समझना है, उसके बाद ही आप आगे की चीजों को समझ पाओगे। मान लो नमक के दरोगा से कोई क्वेश्चन आ जाता है, जब तक आपको कहानी नहीं पता होगी तब तक उस क्वेश्चन का आप आंसर ही नहीं कर पाओगे। तो कहानी की ओर चलते हैं। बात करेंगे हम नमक के दरोगा की कहानी की। कहानी जो है बहुत इंटरेस्टिंग है। प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई जितनी भी कहानी है आप उन्हें पढ़ोगे तो सारी की सारी कहानी बहुत अच्छी होती हैं। तो नमक का दरोगा जो है बेस्ट कहानी है प्रेमचंद की कहानियों में से। ठीक है। तो चलिए इसको समझते हैं। इसकी समरी को समझेंगे तो हमें ऑटोमेटिक कहानी के बारे में सब कुछ पता लगेगा। तो नमक का दरोगा जो कहानी है इसकी समीक्षा करते हैं, इसको समझते हैं। देखिए ये बात है उपनिवेश भारत की, जब भारत जो था अंग्रेजों का गुलाम था। उस समय अंग्रेजों ने क्या करा, अंग्रेजों ने जो हमें प्रकृति से जो नमक मिलता है उस पर बैन लगा दिया, यानी कि नमक का उत्पादन जो है वो भारतीय नहीं कर सकते हैं। और ऐसे में क्या हुआ, नमक का अवैध यानी कि इलीगल तरीके से उसका व्यापार होने लगा, क्योंकि नमक जो था उसको बना नहीं सकते थे, नमक पे बहुत ज़्यादा टैक्स लगने लगा था। तो ऐसे में नमक का जो व्यापार था वो तो चल ही रहा था, लेकिन वो गैर कानूनी तरीके से चल रहा था। तो ऐसे में एक नया विभाग बनाना पड़ा जो नमक विभाग था। ठीक है। एक नया विभाग था नमक के ऊपर, और ज़्यादातर जो लोग थे वो इस विभाग में नौकरी चाहते थे। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा रिश्वत मिलती थी, और ख़ासकर जो दरोगा होते थे, दरोगा मतलब जो पुलिस वाले होते थे, उनको बहुत ज़्यादा पैसे मिलते थे। तो सभी चाहते थे कि उनकी नौकरी जो है वो इस विभाग में लग जाए, और उनको रिश्वत जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मिलने लग जाए। यहाँ तक कि जो वकील होते थे वो भी ललचाते थे कि उनको भी कुछ ना कुछ यहाँ पे काम मिले जिससे कि बहुत पैसा कमा पाए। तो ऐसे में क्या होता है, एक मुंशी वंशीधर जो होते हैं, मुंशी वंशीधर इस कहानी के मेन पात्र हैं जो नमक का दरोगा कहलाते हैं। ठीक है। वंशीधर को रोजगार चाहिए होता है, तो वो रोजगार की खोज में निकलते हैं, अपने पिताजी से आशीर्वाद लेते हैं। उनके पिताजी उनसे नौकरी पे जाने से पहले, यानी नौकरी की खोज से पहले, उनको एक बात समझाते हैं। कहते हैं देखिए हर नौकरी में हमको एक सैलरी मिलती है, सैलरी जो होती है वो लिमिटेड होती है, और सैलरी जो है वो ख़त्म हो जाती है, लेकिन काम ऐसा करो जिसमें ऊपर का पैसा मिले। ऊपर का पैसा मतलब रिश्वत मिले। तो अपने बेटे को सलाह देते हैं कि ऐसा काम ढूंढो जिसमें रिश्वत बढ़िया हो।
ठीक है। तो इस तरीके से वो उसको समझाते हैं और ये भी कहते हैं कि नौकरी में ओहदा मायने नहीं रखता। ओहदा का मतलब पद मायने नहीं रखता। कोई भी पद मिले, ऊंचे से ऊंचा, नीचे से नीचा, कोई भी पद मिले चलेगा, लेकिन रिश्वत आनी चाहिए। ये समझा के वो उसको भेज देते हैं। ठीक है। अब देखो, जो वंशीधर के पिता जो है वो सब कुछ समझा के भेजते हैं। वंशीधर लेकिन जो होते हैं, वंशीधर जो होते हैं वो बहुत ही ईमानदार होते हैं। पिता से उपदेश लेकर, आशीर्वाद लेकर वंशीधर चल देते हैं काम की तलाश में। अब सबसे अच्छी बात होती है कि उनकी किस्मत बहुत अच्छी होती है। किस्मत उनकी इतनी अच्छी होती है कि उनको दरोगा की ही नौकरी मिल जाती है, जिसमें कि रिश्वत बहुत ज़्यादा है। जैसा कि पिता ने कहा था, आशीर्वाद दिया था, और वो गए और उनको नौकरी मिल गई दरोगा की। अब दरोगा की नौकरी मिली, उसमें जो सैलरी थी वो तो कम थी, लेकिन ऊपर की कमाई उसमें बहुत ज़्यादा थी। अब जो वंशीधर जो थे, जिसको दरोगा की नौकरी मिली थी, वो बहुत ही ईमानदार थे। ठीक है, बहुत ही ईमानदार। अब काम शुरू कर दिया, अपनी कार्यकुशलता को दिखाया। 6 महीने के अंदर लोग उनके फ़ैन हो गए, उनके काम की तारीफ करने लगे, क्योंकि ये ऐसा दरोगा आया था जिसने कभी कोई रिश्वत नहीं ली थी, बिल्कुल भी रिश्वत नहीं लेता था, बिल्कुल ईमानदार था। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। इसके बाद क्या होता है, एक बार वो रात में सो रहे होते हैं, अचानक से उनको गाड़ी की गड़गड़ाहट सुनाई देती है। मल्लाह वगैरह जो होते हैं उनकी आवाज़ें सुनाई देती है, तो उनकी नींद खुल जाती है रात के समय। वो जल्दी से अपनी वर्दी पहनते हैं, तमंचा उठाते हैं और बाहर जाके देखते हैं क्या होता है। बाहर जाते हैं तो उनको पता लगता है कि वहाँ पे एक बहुत बड़े आदमी थे वहाँ के, जिनका नाम था पंडित अलोपीदीन। पंडित अलोपीदीन अपने काफिले के साथ आ रहे होते हैं और ये नमक का अवैध व्यापार कर रहे होते हैं। ठीक है, नमक ले जा रहे होते हैं। तो दरोगा जी इनसे पूछते हैं कि बताइए क्या ले जा रहे हो। तो ये कहते हैं अरे कुछ नहीं है। ठीक है, उनको सीधा रिश्वत ऑफर करने लगे। वो जाते हैं, देखते हैं नमक है इसमें, तो वो कहते हैं ये तो गलत है, ये तो गैर कानूनी है। अब इनको अलोपीदीन के नज़रिए में ये था कि पैसा जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी चीज़ है, पैसे के आगे सब झुक जाते हैं, पैसे के आगे सब बिक जाते हैं, ऐसा इन पंडित जी का मानना था। पैसा बहुत था, बहुत बड़े जमींदार थे, बहुत पैसा था इनके पास, हर कोई इनको जानता था। तो इन्होंने क्या करा, दरोगा जी को रिश्वत ऑफर कर दी कि भाई इतने पैसे देता हूँ, मुझे छोड़ जाने दो। लेकिन इनको पता नहीं था कि भाई जो दरोगा जी है वो तो सिंघम है, यानी कि वो रिश्वत तो लेंगे नहीं बिल्कुल भी। उन्होंने रिश्वत लेने से मना कर दिया। अब ऐसे में इनको लगा कि भाई ऐसा आदमी कैसा आदमी है ये तो रिश्वत ही नहीं ले रहा, जबकि सभी लालची लोग होते हैं, रिश्वत लेते हैं। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने वापस से अपना जो पैसा था, उस जो ऑफर था वो बढ़ा दिया कि मैं तुम्हें दुगने पैसे देता हूँ और पैसे दे देता हूँ, लेकिन जाने दो। लेकिन जो हमारे दरोगा जी हैं, ठीक है, वंशीधर, वो मना कर देते हैं और इनको हथकड़ी पहना के कहते हैं अब चलो जेल। अब ऐसे में इनको बहुत लज्जा आती है, बहुत शर्म आती है, बहुत ही मतलब अंदर से गिल्ट फील होता है, क्योंकि इनकी समाज में बहुत इज्जत होती है। आपको पता है पैसे वाले लोग जो होते हैं उनका एक रुतबा अलग ही होता है। तो समाज में इनको हर कोई जानता है, इनका बहुत बड़ा नाम होता है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो इनको ना जानता हो, इतने अमीर आदमी। और इनको अगर कोई हथकड़ी पहनाकर कोई ले जाएगा तो सोचो क्या होगा, क्योंकि लक्ष्मी यानी कि धन को ही सब कुछ मानते थे और इनको लगता था कि लक्ष्मी के आगे सब कोई झुक जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जो दरोगा जी थे उन्होंने बिल्कुल भी रिश्वत को लिया नहीं और इनको ले गए। अब फिर उसके बाद मामला पहुंचा अदालत, यानी कि कोर्ट में मामला पहुंच गया। अब कोर्ट में जब ये गए तो कोर्ट में सभी जो थे वो इनको जानते थे, सभी जानते थे कोर्ट में, क्योंकि भाई बड़े आदमी हैं, बड़े जमींदार हैं। कोर्ट में काम करने वाले चपरासी से लेकर बड़े बड़े लोग सब इनके चेले थे। ठीक है, सभी इनको जानते थे। अब वकील हो गए, चाहे वहाँ के सेवक हो गए, चाहे वो जज हो गया, चाहे जो भी हो गया, मजिस्ट्रेट तक सब इनको जानते थे। ठीक है, अब ऐसे में क्या था, मामला अदालत में पहुंच चुका था। अदालत में सुनवाई हुई तो जज ने फैसला क्या सुनाया, आप सोचिए, बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी यहीं से हो जाती है। जज ने ये फैसला सुनाया कि जो पंडित जी हैं, जो अमीर आदमी हैं, जो जमींदार जो हैं, वो बिल्कुल निर्दोष हैं, उनकी तो कोई गलती है ही नहीं। वो बड़े आदमी है तो वो ऐसा कुछ गलत कर ही नहीं सकते। जो भी गलती है वो किसकी है, दरोगा की गलती है। दरोगा की गलती निकाल दी जाती है, क्योंकि दरोगा ईमानदार होता है, और उनकी नौकरी चली जाती है। ठीक है, आदेश ये आता है कि उनकी नौकरी हटा दो, उनको निलंबन कर दो। ठीक है, तो इस तरीके से इनको नौकरी से निकाल दिया जाता है। तो यहाँ तक आपको कहानी शुरू से एंड तक आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ आपको ये लगा होगा कि ये कैसी कहानी है। यहाँ तो जो ठीक है, यहाँ पे जो दरोगा है जो कि ईमानदार है उसको तो सजा मिल रही है, क्योंकि इसने तो अच्छा काम किया, इसने तो रिश्वत नहीं ली है, लेकिन कहानी में उसके साथ गलत हुआ है। लेकिन जैसे कि आपको पता है हर कहानी की जो एंडिंग होती है वो हैप्पी एंडिंग होती है। तो यहाँ पे हैप्पी एंडिंग कैसे होती है, दरोगा को नौकरी से निकाल दिया जाता है, जिससे कि दरोगा भी दुखी हो जाता है, दरोगा के पिताजी जो होते हैं वो भी दुखी हो जाते हैं, सब दुखी हो जाते हैं कि भाई बच्चे को नौकरी से निकाल दिया गया। लेकिन जब ये घर पे जाता है तो पंडित जी खुद उसके घर पर चल के जाते हैं।
ठीक है, उसके घर पे खुद चल के जाते हैं। और जब वो उसके घर पे जाते हैं तो जो दरोगा के पिताजी होते हैं वो अपने बच्चे को खूब मतलब भला बुरा कहते हैं ऐसी औलाद होने से तो औलाद ना होना अच्छा है, इसने आपके साथ ऐसा करा वैसा करा, हाथ जोड़ता है वो, क्योंकि बड़े आदमी थे ये। तो ये उनको कहते हैं कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, जो है सही है। बल्कि वो उसकी ईमानदारी से इतने खुश होते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि पैसे के आगे कुछ भी नहीं है दुनिया में। पैसे से हर किसी को खरीदा जा सकता है, सब कुछ मिल जाता है। लेकिन पंडित जी ने मतलब इस कहानी का संदेश ये है कि पंडित जी ने ये मान लिया कि पैसे से सब कुछ नहीं मिल सकता है। ठीक है, जैसे कि दरोगा की ईमानदारी को पैसा से नहीं खरीद पाया वो, इसलिए वो क्या करते हैं लास्ट में दरोगा को एक ऑफर दे देते हैं। क्या ऑफर दे देते हैं? हैप्पी एंडिंग हो जाती है। दरोगा का ऑफर देते हैं कि भाई मैं तुम्हें एक नौकरी देता हूँ जिसमें तुम्हें 6,000 की पगार मिलेगी, ठीक है, सैलरी मिलेगी, और तुम्हें एक अच्छा रहने के लिए बंगला मिलेगा, नौकर चाकर मिलेंगे, और ठीक है सब कुछ मतलब तुम्हें बेहतरीन मिलेगा। और ये जो वेतन होता है 6,000 का, ये वार्षिक होता है, यानी पर एनम वाला होता है। ठीक है, क्योंकि उस जिस जमाने की कहानी है उस जमाने में 6,000 रुपये पर एनम बहुत ज़्यादा होता था, यानी कि उसको दरोगा की नौकरी से ज़्यादा अच्छा पे आउट जो पैसा जो है वो यहाँ पे मिलने लगा। ठीक है, इस तरीके से क्या होता है कहानी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है और कहानी खत्म हो जाती है। तो यहाँ पे आपको कहानी तो समझ में अच्छे से आ गई होगी। बात करते हैं कि कहानी आपने समझ ली तो कहानी से क्वेश्चन कैसे आते हैं। देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आपके पेपर में आए हुए हैं कि नमक का दरोगा जो कहानी है इसके आधार पे आपको कहानी के समीक्षा करनी है, कहानी की समीक्षा करनी है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन इसी से आया हुआ है कि कहानी के तत्व के आधार पे नमक का दरोगा कहानी की समीक्षा कीजिए। बात वही है, घुमा फिरा के कैसे भी आपसे पूछे। इसके अलावा भी आपकी बुक में भी कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, जैसे कि नमक का दरोगा कहानी जो है इसके आधार पर प्रेमचंद की कहानी कला की समीक्षा करो, तो इसमें भी आप वही पॉइंट लिखोगे कि प्रेमचंद की कहानी जो है बहुत अच्छी है। ठीक है, शब्दों का सही इस्तेमाल है, आगे मैं आपको बताऊंगा इसमें वो सारी की सारी जो पॉइंट बता रहा हूँ ना वो इसमें फिट हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन में। नमक का दरोगा जो कहानी है उसकी मूल संवेदना। ठीक है, पंडित जो आलोपी दीन थे इनके व्यक्तित्व पे प्रकाश डालना है, आपको पता है कैसे व्यक्ति थे ये, पैसे को ही सब कुछ मानते थे। मुंशी वंशीधर का चरित्र चित्रण करना है, आपको पता है मुंशी वंशीधर जो नमक का दरोगा जिसको कहा जाता है बहुत ही ईमानदार व्यक्ति थे। तो ये सारी चीज़ें इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ से कोई क्वेश्चन आए ना आए, ये दो क्वेश्चन जो ऊपर बताएं यही क्वेश्चन आते हैं घुमा फिरा के। अब बात करते हैं इसकी समीक्षा करते हैं। किसी भी कहानी की समीक्षा करने से पहले आपको पूरी कहानी पता होनी चाहिए, कहानी की पात्र पता होनी चाहिए, कहानी की जो विषय वस्तु है वो पता होनी चाहिए। ठीक है, कहानी का जो मॉरल होता है यानी उस कहानी से हमको क्या शिक्षा मिली ये पता होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपने कहानी सुन ली है तो आपको ये सब पता लग गया होगा। अब बात करते हैं कि पेपर में कैसे लिखना होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कहानी के कथानक की। कथानक का मतलब होता है विषय वस्तु यानी कि कंटेंट। मैंने आपको शॉर्ट में लिख के बताया, यहाँ पे आप इसको और ज़्यादा डिटेल में लिख सकते हो। देखिए नमक का दरोगा कहानी जो है इसका कथानक जो है वो आदर्श और त्याग से संबंधित है, क्योंकि देखिए जो नमक का दरोगा होता है वो आदर्शवादी होता है, वो बिल्कुल भी रिश्वत नहीं लेता, वो त्याग, नौकरी चली जाती है, नौकरी का त्याग हो जाता है, लेकिन फिर भी वो अपने मतलब अपने जो विचार होते हैं उस पर अडिग रहता है। अंग्रेजों के समय की बात है जब नमक के ऊपर टैक्स लगा दिया गया था। इस समय का वर्णन इस कहानी में मिलता है। इसमें बताया जाता है कि किस प्रकार से नमक पर टैक्स लगाने के बाद दरोगा और दूसरे कर्मचारी जो होते हैं जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे थे उनकी चांदी हो जाती है, यानी उनको लाभ ही लाभ होने लग जाता है। इसमें यह भी दिखाया गया है कहानी में कि किस प्रकार से धन के रुतबे के कारण जो पंडित थे आलोपी दीन वो मुकदमे को जीत जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि पंडित की गलती थी लेकिन फिर भी मुकदमा कैसे जीत रहा है, क्यों? क्योंकि धन के कारण। और वंशीधर जो कि एक ईमानदार पुलिस वाला था, एक दरोगा था, उसको अदालत से दोषी करार दे देता है, यहाँ तक कि उसकी नौकरी तक चली जाती है। तो ये पूरी कहानी की कथा वस्तु है। अब आप इसी चीज़ को और ज़्यादा डिटेल में लिख सकते हो। मैंने आपको समराइज करके बिल्कुल कम शब्दों में एक स्लाइड के अंदर आपको बता दिया है, लेकिन इसको और ज़्यादा डिटेल में लिख सकते हो पेपर में। इसके बाद आता है चरित्र। इस कहानी में कौन कौन से पात्र है? देखिए वंशीधर जो है वो दरोगा होता है, ठीक है, जिसको नमक का दरोगा कहा गया है। और वंशीधर के पिता जो उसको सलाह दे के भेजते हैं कि बेटा जहाँ भी जाइयो नौकरी ऐसी लियो जिसमें बढ़िया रिश्वत मिले। ठीक है, रिश्वत को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, तो इनका भी कैरेक्टर इसमें है। और फिर तीसरा पंडित आलोपी दीन जो कि उनको रिश्वत ऑफर करते हैं, जिनको वो नहीं मानता और जेल में डलवा देता है। ठीक है, बाद में मुकदमा चलता है और ये सब पूरी स्टोरी। तो ये चरित्र आपको पता होने चाहिए। इन चरित्र के बारे में आप लिख सकते हो। जैसे वंशीधर जो था, वंशीधर कैसा था? एक ईमानदार व्यक्ति था, ठीक है, एक आदर्शवादी व्यक्ति था। वो उसकी तारीफें आप जितनी कर सकते हो आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, बिल्कुल भी रिश्वत नहीं लेता था। फिर पंडित आलोपीदीन के बारे में बता सकते हो कि भाई एक ऐसा व्यक्ति था जो मानता था कि लक्ष्मी यानी कि धन जो होता है वही सब कुछ होता है और धन से इस दुनिया में सब कुछ खरीदा जा सकता है। ये ऐसा मानते थे कि धन से किसी इंसान को, किसी ईमानदार इंसान को भी खरीदा जा सकता है। लेकिन जब इनको बाद में पता लगता है कि इस दुनिया में
हो सकता है सब कुछ बिकाऊ हो, लेकिन एक व्यक्ति की ईमानदारी जो है वो कभी बिकाऊ नहीं होती। वो उसका भ्रम जो होता है वो इसमें कहानी में टूटता है। तो आप इनके बारे में बता सकते हो। वंशीधर के पिता के बारे में बता सकते हो कि इनकी एक पुरानी सोच होती है। इनको ये लगता है कि जो ईमानदारी से कमाया हुआ पैसा होता है उससे घर नहीं चलता, उससे केवल घर चल सकता है, सॉरी, बल्कि बरकत नहीं होती। बरकत किससे होगी? रिश्वत से। तो इनका जो विचार होते हैं वो आपको बता सकते हो कि भाई ये कैरेक्टर ऐसा ऐसा सोचता है। तो समझ रहे हो ना, मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा हुआ है, आपको डिटेल में पेपर में लिखना है। इसके बाद देखो, भाषा शैली की बात आती है। भाषा शैली में आप किसी भी कहानी में सब में एक सीधी सीधी कुछ ही पॉइंट चेप सकते हो। कैसे? जैसे देखो, प्रेमचंद की कहानी की भाषा जो है जन सामान्य के निकट है, यानी कि जो जनता होती है उसके बिल्कुल निकट, उसकी करीबी भाषा है। उसमें एक अपनेपन की भावना है, ठीक है, अपनत्व की भावना है, बिल्कुल अपनापन फील होता है। तो ये आप समझा सकते हो। फिर सेकंड क्या है कि आम जीवन में प्रचलित मुहावरे, जो हमारी जो लोकल लैंग्वेज में मुहावरे होते हैं, जो शब्द होते हैं, जो लोकोक्तियाँ होती है, इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, कहानी में किया गया है। नमक का दरोगा कहानी में भाषा जो है बहुत ही सरल है, बहुत ही आकर्षक है। व्यंग शैली का इस्तेमाल भी कई जगह पे किया गया है। वर्णनात्मक शैली है, कहानी को पूरा वर्णन करके अच्छे से समझाया हुआ है। भाषा जो है मुहावरेदार है, देशज शब्द, तत्सम शब्द और उर्दू के शब्दों का इस्तेमाल मिलता है। लेखक जो है सीधे ढंग से अपनी बात जो है वो पाठकों तक पहुंचाता है। तो ये भाषा शैली में ना ये पॉइंट आप लगा सकते हो कि मुहावरा का अच्छा इस्तेमाल है, व्यंग शैली का इस्तेमाल किया गया है, वर्णनात्मक शैली का इस्तेमाल किया गया है, साधारण भाषा इस्तेमाल की गई है, ठीक है, मुहावरे वाली भाषा का इस्तेमाल किया गया है, देशज शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। इस तरीके से आप किसी की भी कहानी, मान लो ये प्रेमचंद के अलावा किसी और की कहानी होती तो भी आप ये पॉइंट वहां पे लिख सकते थे। तो ये भाषा शैली बतानी है। इसके बाद देखो, इसके बाद है वातावरण। वातावरण का मतलब ये होता है दृष्टिकोण एक तरह से कि किस समय की कहानी और क्या घटना बताई जा रही है। तो देखिए, ये जो कहानी है ना, ये उपनिवेश भारत की कहानी है, यानी जब भारत जो था वो अंग्रेजों का गुलाम था, इस समय का वर्णन है। इसमें क्या है कि ग्रामीण समुदाय का वर्णन है, गाँव वगैरह के बारे में, गाँव के ही लोग हैं ये सब जिसका वर्णन है इस कहानी में। अंग्रेजों के अधीन भारत का वर्णन है, जब नमक में टैक्स लगा दिया गया था, उसका अवैध व्यापार होने लगा था। ये सारी आप स्टोरी यहाँ पे लिख सकते हो। साधारण समाज की जो धारणा होती है, ठीक है, जो मतलब लोगों की जो मानसिकता होती है उसका वर्णन किया गया है बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से। तो ये उस समय की बता सकते हो आप। इसके बाद क्या है? उद्देश्य। देखिए, हर कहानी का एक उद्देश्य होता है। तो नमक का दरोगा कहानी जो है, इसका उद्देश्य जो है वो पाठक का मनोरंजन करना है। हर कहानी का उद्देश्य पाठक का मनोरंजन करना होता है, ठीक है। मनोरंजन, केवल मनोरंजन नहीं बल्कि समाज की एक सच्चाई भी बतानी है, ठीक है। तो इसका उद्देश्य जो है समाज में रिश्वत के महत्व को बड़े ही रोचक ढंग से समझाने का प्रयास किया है। क्योंकि जो आज के समय में आप देखोगे, जो ईमानदार व्यक्ति होते हैं वो रिश्वत को वैल्यू नहीं देते, लेकिन जो लोग लालची होते हैं वो रिश्वत को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। तो रिश्वत का क्या महत्व होता है एक लालची व्यक्ति की लाइफ में, वो यहाँ पे बताया गया है, जो वंशीधर के पिताजी बताते हैं। कहानी के जो मुख्य पात्र हैं उसमें ईमानदारी और आदर्शवाद का सुंदर वर्णन है। आप देखते हो कि कितना ईमानदार व्यक्ति होता है। पिताजी ने उनको आशीर्वाद दिया होता है, समझाया होता है, लेकिन फिर भी वो जाके अपनी ईमानदारी को नहीं छोड़ते हैं, ठीक है। रिश्वत लेना चाहते तो पैसा ही पैसा कमा सकते थे, लेकिन वो पैसे को वैल्यू ना देकर अपने आदर्शवाद, अपनी ईमानदारी को वैल्यू देते, ठीक ठीक है। कहानी में समाज में धन की ताकत को दिखाया गया है कि किस तरीके से जो पंडित जी थे वो अपनी पैसे के दम पे गलत होने के बाद भी अदालत से बाइज्जत बरी हो जाते हैं। उनको कुछ भी अदालत नहीं कहती, ठीक है, बल्कि उनके बदले उसको दरोगा को ही मतलब नौकरी से सस्पेंड कर देते। तो यहाँ पे ये दिखाया गया है। फिर कहानी के अंत में दिखाया गया कि वंशीधर की ईमानदारी की जीत कैसे होती है, क्योंकि बेशक से उसको नौकरी से निकाल दिया जाता है, लेकिन जो पंडित जी होते हैं वो उनके कहीं ना कहीं ईमानदारी के बिल्कुल कायल हो जाते हैं, मतलब फैन हो जाते हैं उनके आप, और उनको खुद से अपने आप वहाँ जाते हैं और अच्छी नौकरी का क्या करते हैं, अवसर देते हैं वहाँ पे। कहानी का प्रतिपाद्य भी बता सकते हो, कहानी से हमें क्या समझ में आता है क्या। तो प्रतिपाद जो है बहुत बड़ा लिख सकते हो आप, इसमें पूरी की पूरी कहानी चिपका सकते हो, ठीक है। तो प्रतिपाद को समझ लेते हैं। नमक का दरोगा कहानी जो है, इसके मूल प्रतिपाद जो है वो व्यक्ति के आदर्श और समाज में धन के बल पर प्रतिष्ठित व्यक्ति का द्वंद्व है। यानी समाज में दो तरह की धारणा है, एक तरफ है आदर्शवाद की तो दूसरी तरफ धन की, और इसके बीच में जो द्वंद्व चल रहा होता है। क्या आपको लगा नहीं कि दरोगा के पिता ने जब उसको कहा होगा कि भाई रिश्वत लेना है और वो रिश्वत नहीं ले रहा, आपको नहीं लगा होगा कि उसके मन में ये विचार जरूर आया होगा? बिल्कुल उसके मन में ये विचार आया होगा कि रिश्वत लूं या ना लूं, पिताजी ने तो ऐसा कहा है, लेकिन उसने पिताजी को बात को ना मान के ईमानदारी को वैल्यू दी। तो यहाँ पे ये बताया गया धन और धर्म का संघर्ष का चित्रण है। धन तो आप जानते हो पैसा, रिश्वत, सीधा सीधा, और धर्म का मतलब यहाँ पे कर्तव्य से है। इसको आप वो वाला धर्म मत समझना, हिंदू मुस्लिम सिख ये वाला धर्म नहीं, यहाँ पे धर्म का मतलब कर्तव्य से है। यानी एक तरफ धन है, दूसरी तरफ कर्तव्य है, तो उसने अपने कर्तव्य को वैल्यू दी है, ठीक है। धन और धर्म के संघर्ष में कथाकार जो है एक आदर्श की स्थापना करता है, और आदर्श जो है वो नैतिक तत्वों से भरा हुआ है, ठीक है।
अब ऐसे में क्या था, आदर्श का पालन अगर ना करे तो कहीं ना कहीं अपने पद के साथ विश्वासघात करेगा। मान लो अगर दरोगा रिश्वत लेने लग जाता, आदर्श का पालन नहीं करता, तो कहीं ना कहीं उसे समझौता करना पड़ता। किस चीज़ से? अपने अपने पद से, अपने विचारों से। तो उसने उस चीज़ को नहीं अपनाया, विश्वासघात नहीं करा अपने पद के साथ, ईमानदारी के साथ काम करता रहा। बेशक से उसको नौकरी से निकाल दिया गया, लेकिन फिर भी वो ईमानदारी उसने नहीं छोड़ी। ठीक है। इसके बाद क्या है कि कहानी में धन का प्रतिनिधित्व करते हुए समाज में धनी माने जाने वाला समर्थ व्यक्ति पंडित जो होता है अलोपीदीन, वो धर्म के प्रतिनिधि है। मुंशी वंशीधर जो नमक विभाग के दरोगा है, और दरोगा के पद पर नियुक्त होने के 6 महीने के अंदर अंदर वो सबको मतलब अपना मतलब फैन बना लेते हैं, एक तरह से हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, प्रशंसक बना लेते हैं, सॉरी। मतलब इतना अच्छा काम करते हैं कि सब उनकी प्रशंसा करने लग जाते हैं। लेकिन जो अलोपीदीन होता है उसका लक्ष्मी पर अखंड विश्वास होता है। उसे लगता है कि भाई न्याय वगैरह, नीति वगैरह कुछ नहीं है, ये सब लक्ष्मी के आगे यानी पैसे के आगे खिलौने हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता, उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है। और केस चलता है। हालांकि बेशक से जीत वही जाता है पंडित, लेकिन फिर भी क्या होता है, वो जीत कर भी हार जाता है। उसको उसकी ईमानदारी के आगे वो हार जाता है, तभी तो वो उसके पास जाता है। वरना वो दुश्मनी निकालता उससे कि नौकरी से छुड़वा दिया, अच्छा करा, ये करा, वो करा। नहीं, वो उसके पास वापस जाता है, और उससे कहीं ना कहीं उसे अपनी गलती का एहसास होता है कि भाई धन से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता, इसीलिए वापस उसको जाता है और उससे बेहतरीन नौकरी को ऑफर उसको देता है। ठीक है। ताकि एक गिल्ट वाली लाइफ ना जिए कि मेरी वजह से ऐसा हुआ। ठीक है। तो यहाँ पे हमारी स्टोरी खत्म हो जाती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे आपको क्या समझ में आया, कहानी को किस फॉर्मेट में, अब आप चाहे दरोगा वाली कहानी हो या XYZ कोई भी कहानी हो, कोई भी कहानी, सारी कहानी को समझना है और ऐसे ही उसकी समीक्षा करनी है। जैसे मैंने आपको बताया, जो मैंने फॉर्मेट बताया ना आपको, इसी फॉर्मेट पे सभी कहानियों की समीक्षा आपको करनी है। कोई भी कहानी अगर आपके पेपर में पूछी जाती है तो आई होप आपको समझ में आएगा। आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत करके, बहुत सोच समझ के आपके लिए वीडियो बनाई है, क्योंकि इस तरीके की वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पे किसी ने नहीं बना रखी है। तो आप मुझे बताएं कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई या नहीं आई। इसी के आधार पर मैं आगे की वीडियो बनाऊंगा।